जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए और उसे पाने के बस दो ही रास्ते हैं, या तो अपना खाना खुद बनाओ या फिर उसे ढूंढो। तो आज हम बात करने वाले हैं दूसरे ग्रुप की, यानी उनकी जो खाने की कला में माहिर हैं। तो चलिए समझते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक इंसान, एक मशरूम और एक सिर में रहने वाली जूं, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? मतलब एक तरफ इतना कॉम्प्लेक्स इंसान, दूसरी तरफ सड़ी गली चीजों पर उगने वाला फंगस, और फिर वो छोटा सा कीड़ा। अजीब कॉम्बिनेशन है ना? क्या चीज है जो इन तीनों को जोड़ती है? और इसका जवाब है कि ये सब के सब हेटेरोट्रॉफ हैं। जी हाँ, इनमें से कोई भी अपना खाना खुद नहीं बना सकता। उन्हें अपना खाना कहीं और से ही लेना पड़ता है। और यही एक चीज है जो इन बिल्कुल अलग अलग दिखने वाले जीवों को एक साथ जोड़ती है। तो बात सीधी सी है, अगर कोई अपना खाना खुद नहीं बना सकता तो उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले तो खाना ढूंढो, फिर उसे प्रोसेस करो और फिर उसे इस्तेमाल करो। और हम देखेंगे कि इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेचर ने कितने कमाल के और अलग-अलग तरीके निकाले हैं। तो चलिए सबसे पहली और सबसे कॉमन स्ट्रैटेजी को समझते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं एनगल्फर्स, यानी निगलने वाले। इनका फंडा बहुत सिंपल है, पहले खाओ, बाद में पचाओ। हाँ, इसका साइंटिफिक नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात याद रखने वाली है वो है इंटरनल डाइजेशन, मतलब खाना पचाने का सारा काम शरीर के अंदर होता है। और ये पूरा प्रोसेस 5 आसान स्टेप्स में होता है। पहला, इंजेशन, मतलब खाना अंदर लेना। दूसरा, डाइजेशन, यानी उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तीसरा, अब्जॉर्प्शन, यानी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को सोख लेना। चौथा, एसिमिलेशन, मतलब उन न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना। और आखिर में इजेशन, यानी वेस्ट को बाहर निकाल देना। है ना एकदम लॉजिकल और सुपर इफेक्टिव सिस्टम? और ये तरीका आपको हर जगह मिलेगा। हम इंसानों से लेकर हमारे पेट्स जैसे कुत्ते, फिर पक्षी, मछलियाँ और तो और अमीबा जैसे सिंगल सेल वाले जीव भी, ये सब के सब इन्हीं 5 बेसिक स्टेप्स को फॉलो करते हैं। बस सबके टूल्स थोड़े अलग अलग होते हैं। अब चलते हैं एक बिल्कुल ही अलग स्ट्रैटेजी पर। चलिए मिलते हैं नेचर की सफाई टीम से, यानी हमारे रिसाइक्लर्स से। इसे कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और ये होलोजोइक मॉडल का ठीक उल्टा है। याद है ना, इन गल्फर्स शरीर के अंदर पचाते थे। ये जीव शरीर के बाहर पचाते हैं। ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर पर छोड़ते हैं और फिर जो पहले से पचा हुआ खाना है उसे बस सोख लेते हैं। इसको ऐसे सोचिए जैसे कोई शेफ है जो खाना चखने से पहले ही उसे प्लेट पर लिक्विड बना दे और फिर उसे पी जाए। सैप्रोफाइट्स भी बिल्कुल यही करते हैं। हमारे किचन का जो कंपोस्ट बिन होता है ना, वो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। ठीक है, ये मरी हुई चीज़ें खाते हैं, तो क्या इससे पूरे इकोसिस्टम को, हमारे जंगलों को या बगीचों को क्या फ़र्क पड़ता है? ये इतने ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यही हमारे प्लैनेट के डिकम्पोजर्स हैं। अगर ये ना हो तो सोचिए, मरी हुई पत्तियां, गिरे हुए पेड़ और मरे हुए जानवर बस ऐसे ही पड़े रहेंगे, उनका ढेर लगता जाएगा। ये इस सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को तोड़ते हैं और सबसे ज़रूरी काम, सारे न्यूट्रिएंट्स को वापस मिट्टी में मिला देते हैं ताकि नई जिंदगी पनप सके। ये हमारे मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। असल में ये ही लाइफ के सर्कल को पूरा करते हैं। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। यहाँ हम 2 ऐसी स्ट्रैटेजीज देखेंगे जो पूरी तरह से रिश्तों पर, रिलेशनशिप्स पर टिकी हैं। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये रिश्ते बहुत बहुत ही अलग हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फ्रीलोडर्स और पार्टनर्स से। पहले बात करते हैं फ्रीलोडर्स की। ये है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और ये ना एक वन साइडेड डील है। पैरासाइट यानी परजीवी को तो मुफ्त का खाना और रहने की जगह मिल जाती है, लेकिन होस्ट यानी मेजबान को हमेशा इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और ये फ्रीलोडर्स भी 2 तरह के होते हैं। कुछ तो शरीर के बाहर रहते हैं जैसे जूं या किलनी, और कुछ जैसे कि टेपवर्म शरीर के अंदर ही अपना घर बना लेते हैं। तो होस्ट के लिए बॉटम लाइन ये है कि ये रिश्ता हमेशा नुकसानदायक होता है। इससे कमजोरी आ सकती है क्योंकि पैरासाइट सारे न्यूट्रिएंट्स चुरा लेता है, और कई बार तो ये सीधी सीधी बीमारियां भी पैदा करते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए ये एक डायरेक्ट खतरा है। लेकिन हर करीबी रिश्ता बुरा नहीं होता। अब मिलते हैं पार्टनर्स से। ये है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन।
जिसे म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। और ये एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन है। यहाँ दो अलग अलग जीव एक साथ रहते हैं और दोनों को ही इस पार्टनरशिप से कुछ न कुछ फायदा होता है। और नेचर ऐसी कमाल की पार्टनरशिप से भरी पड़ी है। लाइकेन को ही ले लीजिए, वो असल में एक जीव है ही नहीं, बल्कि एल्गी और फंगस की एक टीम है जो साथ काम कर रही है। एल्गी खाना बनाती है तो फंगस उसे घर देता है, या फिर पौधों की जड़ों में रहने वाले बैक्टीरिया जो पौधे से शुगर लेते हैं और बदले में उसे फर्टिलाइजर देते हैं। ये है कोऑपरेशन, एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी के तौर पर। तो ठीक है, हमने 4 बिल्कुल अलग अलग तरीके देखे। अब चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो एक नज़र में देखें तो होलोजोइक मतलब इंटरनल डाइजेशन, सैप्रोफिटिक मतलब एक्सटर्नल डाइजेशन, पैरासिटिक मतलब होस्ट से लेना, और सिम्बायोटिक मतलब आपस में लेन देन। 4 अलग अलग तरीके, लेकिन मकसद सिर्फ एक, खाना हासिल करना। 4 बस ये 4 मेन स्ट्रैटेजीज हैं जो नेचर ने बनाई हैं ताकि वो जीव भी फल फूल सके जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। निगलना, रिसाइकिल करना, चोरी करना या फिर पार्टनरशिप करना। तो इस सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि एवोल्यूशन कितना क्रिएटिव है। एक ही बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि भाई खाने का जुगाड़ कैसे होगा, लाइफ ने कितने तरह तरह के सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। किसी को पूरा निगल लेने से लेकर एक दूसरे की मदद करने वाली पार्टनरशिप तक। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमने देखा कि कोऑपरेशन यानी सिम्बायोसिस कितनी पावरफुल स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर ये विन विन स्ट्रैटेजी इतनी कामयाब है तो नेचर में और कौन-कौन सी ऐसी जबरदस्त छिपी हुई पार्टनरशिप्स होंगी जिन्हें हम शायद देख ही नहीं पा रहे हैं।